हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 9। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस डे के कॉन्सेप्ट पर दिए हुए हैं। मैंने डे 8 में जो आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कहे थे कि हम अलजेब्रा का एलसीएम और एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को टच करेंगे। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट मैं आपका यूटिलाइज करने वाला हूँ इस चैप्टर के लिए। उसके बाद मैं आपको शुरू कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और फिर उसके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो देखिए बच्चों, ये है यदि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का मौसा x प्लस k है। ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक ये व्यंजक है, दूसरा है x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम ये दूसरा व्यंजक। इन दोनों का जो मौसा है वो x बराबर k है, तो k बराबर क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। दो बहुपद दिए गए हैं, इन दोनों बहुपदों में महत्तम समूह अपवर्तक जो है वो x बराबर x प्लस k है। तो आपसे पूछ रहा है कि k बराबर क्या होगा। तो बड़ा इजी है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। x प्लस k तो x प्लस k इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर x प्लस k इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ तो x इक्वल टू माइनस का k मिलेगा, और जहां भी x होगा वहां पे माइनस के रखेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा मुझे और एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, वो रिलेशन मिल जाएगा k के लिए q m p l के पदों में। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 72x टू द पावर 4 प्लस 243x 24x क्यूब माइनस 54x 18x टू द पावर 4 प्लस 15x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर का मौसा क्या होगा। बड़ा आसान है, इनमें सबको आप फैक्टराइजेशन करिए, इजी वे में आपके आंसर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 150 है, मौसा 25 है, तो संख्या बताइए। बच्चों ये बताओ, दो संख्याओं को जोड़ने पर 150 आ रहा है, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 और 150 जोड़ने में कभी 50 नहीं आ सकता, गलत हो गया। 20 और 140 जोड़ने पर 150 नहीं आएगा, आंसर गलत हो गया। 25 और 100 जोड़ने पर भी आंसर कभी भी 150 नहीं आएगा, तो आंसर गलत हो गया। तो 25 और 125 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 150 आएगा, और 25 से 125 का मौसा भी निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैंने आपको बता दिया है, तो नीचे वाले को तो मैं इरेज कर सकता हूँ। प्लीज बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आइए देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन। x बराबर माइनस के रखने पर, रखिए x बराबर माइनस के, तो क्या हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर प्लस p माइनस का k प्लस q इक्वल टू 0। शेषफल प्रमेय से अगर ये इसका मौसा है तो इससे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस pk प्लस q इक्वल टू 0। इट इज क्लियर टू एवरीवन? या अब दूसरे वाले पे बात कर लीजिए। यहाँ पे k बराबर क्या रखिए, x बराबर क्या रखिए, माइनस k। दूसरे बहुपद में रखने पर, तो दूसरे बहुपद में रखने पर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो क्या होगा, माइनस k का स्क्वायर प्लस l इंटू माइनस का k प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हो जाएगा k स्क्वायर माइनस l k प्लस m इक्वल टू 0। दोनों का देखो रिमाइंडर सेम है, तो दोनों के राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, k स्क्वायर माइनस एल के प्लस m। k स्क्वायर स्वाहा हो गया, ठीक है, प्लस एल के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m माइनस का q। ठीक है, दोनों जगह माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस के यहाँ कॉमन ले रहे हो, तो ये माइनस के कॉमन हो, ये प्लस हो जाएगा, तो p माइनस का l हो जाएगा। p माइनस का l यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो q माइनस का m, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर क्या आ गया, k बराबर जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा q माइनस m अपॉन p माइनस का l, q माइनस m अपॉन p माइनस का l। p ऑप्शन इज करेक्ट। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के 2019 के प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है।
2019 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत इजी वे में मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 बहुपद दिए गए हैं और तीनों में आपको मौसा बताना है, तो बहुत आसान है बच्चों। तो क्या होगा, 72x⁴ प्लस 243x। इसमें से आप देखिए ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो भाई? इसमें से आप कॉमन ले सकते हो 9x कॉमन लोगे तो 8x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, 9x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब। ध्यान से समझिए मेरी बात को, प्लस 3 का क्यूब। बार बार कह रहा हूँ, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का बहुत इस्तेमाल है इसमें। अब ध्यान दीजिए, 9x ये a³ प्लस b³, a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस का ab, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस b², तो 3 3 का 9। तो ये तो मैंने पहले का फैक्टर कर दिया, जो मैंने इम्प्लाइज दैट लगाते जाएंगे, इसको मन करे तो लगाइए, कोई बात नहीं। मुझे कोई थ्योरेटिकल आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले इसका फैक्टर हो गया बच्चों, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं 24x³ माइनस 54x का। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से 24 को लिख सकते हैं 8 3 के 24, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 गुणे x³ माइनस 54 को 3 3 के 9 3 के 27, 27 गुना 27 गुना 54 होता है, इतना लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या है? 6 नहीं कॉमन है, सॉरी, सिर्फ 3 कॉमन है और सॉरी यस 3 गुना 6 कॉमन है बच्चों। तो 6 कॉमन लीजिए, 6x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x² माइनस का 9। ठीक है, तो 6x के बाद हो जाएगा ये 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, क्योंकि ये a² माइनस b² बनेगा। कैसे? 2x² माइनस 3 के स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, मैं जो फैक्टर कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड आपके अंदर आ जाएगी तो आप एक लाइन में कर लोगे। ठीक है, लास्ट वन क्या है बच्चों? लास्ट वन जो है 18x⁴, कोई बात नहीं, प्लस 15x³ माइनस 18x, तो और इजी हो जाता 6x³ प्लस 5x², सॉरी 3x² कॉमन ले लेता तो 6x² प्लस 5x माइनस 6x हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x² बाहर कर चुके हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, x² कॉमन लेंगे तो x⁴ x और यहाँ से x खत्म, 3 भी बाहर लिया तो 3 से समय बाद 3 6 18 3 5 15 3 6 18 6 4 को 36 9 4 को 36, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर? ध्यान दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6 का, तो माइनस 36 हुआ, 9 4 को 36, तो प्लस है तो यहाँ माइनस वाला ये होगा। ठीक है, इन दोनों के बटे 6 आएगा, तो 3 गुना बोले भाई 3 गुना 6 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4 2 के 6, तो 3x माइनस का 2। तो इसका फैक्टर बनेगा 3x² 2x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2। अब इसमें और इसमें मौसा क्या है? जो सब में कॉमन हो वही तो मौसा होता है यार। अब चलो देखो, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो सबसे सिंपल जो है वो 3 है। 3 से सब कट रहे हैं तो 3 कॉमन हो गया। अगला 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 सब में हो गया। तो दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी पॉज करके बना लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे बना रखा है मैंने, उसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, 2019 के बोर्ड पर सॉरी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको आपको समझने की कोशिश करिए। x अपॉन x माइनस 3y माइनस 3z इक्वल टू k हम लिख सकते हैं। अब मैं इसको भी k के बराबर कर सकता हूँ, इसको भी k के बराबर कर सकता हूँ और इसको भी k के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे जो बच्चों x की वैल्यू मिलेगी वो kx माइनस 3y माइनस 3z मिलेगी। क्या आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं। इसी तरह से मैं y बराबर लिख सकता हूँ k y माइनस 3z माइनस 3x। इसी तरह से मैं z बराबर लिख सकता हूँ k z माइनस 3x माइनस 3y। मैं अगर इन सबको जोड़ दूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू जेड। k कॉमन हो जाएगा, k इन सब में से कॉमन कर लीजिए। अरे यार सबके आगे प्लस आएगा ना, तो इसमें इसको जोड़ना है, फिर इसमें इसको जोड़ना है, तो k कॉमन कर लो तो क्या जुटेगा? देखो ध्यान से,
यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, इसमें से 1 जाएगा तो -5x। इन द सेम वे -3y और प्लस का y, तो यहाँ पे 3 और 3 6 में से 1 जाएगा तो 5y, तो -5y। इसी तरह -5z आएगा, -5 भी कॉमन होगा, तो x + y + z = k इंटू माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x + y + z बच जाएगा, ये हमारा कैंसिल होगा, तो k = हो जाएगा -1/5। वेयर इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लीज पॉज करके नोट करिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, थोड़ा जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूं मैं बोर्ड पे। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन 2018 के प्रवेश परीक्षा में, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, प्लीज आप हैंडराइटिंग पे मत जाइए, आप अपने कंटेंट को देखिए कि क्या मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड और वो कितना बेनिफिशियल है। प्लीज ध्यान दीजिए। अगर 4 घंटियों की बात करें, 2 4 6 8 14 सेकेंड, ठीक है, 4 घंटियां हैं, 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजी हो तो फिर कब एक साथ बजेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 6 8 14 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8 14, 2 1 कम 2, और ध्यान दीजिए 2 दूना 4, 2 ये 2 7 14, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से एलसीएम निकालते रहिएगा। 2 2 2 3 7 आएगा। अब ध्यान दीजिए 2 गुना 4 गुना 8 और 3 7 21, तो 21 गुना 8 कितना हो जाएगा 168 सेकंड। ध्यान दीजिए अगर 2 4 6 8 14 के सेकंड के अंतराल में बजती है तो 168 सेकंड के बाद वो फिर बजेंगी। तो कह रहा है कि 12 बजे उनको बजा दिया गया है, तो फिर कब बजेंगी, तो 168 सेकंड को समझिए, ये हो गया 2 मिनट 48 सेकंड। समझ में आई बात? कैसे भाई, आप समझने की कोशिश करें बच्चों। 168 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 160 और 60 कितना हो जाएगा, 60 + 60 + 48 148 हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, तो 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड। तो 12 बजे एक साथ बजी थी, तो अगली कब बजेंगी, तो 12:02 48 सेकंड पर वो फिर एक साथ बजेंगी। फिर समझ लीजिए जो आपको उनके अंतराल का समय दिया है उनका एलसीएम निकालिए, जो समय आ रहा है वो गिवन टाइम में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रहे, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट कैसे आपको चेंज करना है। 6 घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजी थी, 12 बजे 6 घंटियों को बजाया गया है। मैं पहले वाले क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ, यस मैं मिटा सकता हूँ। तो पहले समझने की कोशिश करिए कि जो भी घंटियों वाले क्वेश्चन है उनमें आपको एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद उसके टाइम के साथ उसको रिलेट करना है। 12 बजे सब एक साथ बजी थी, 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा। इतनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन, तो ये तो पता हो गया होगा, एलसीएम 120 आएगा। कह रहा है कि 12 मिनट के अंतराल पर 2 4 6 8 10 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पुनः कब इकट्ठा बजेंगी। तो देखो इनको एक दोपहर 12 बजे बजा दिया गया है, 12 बजे बजी थी सब एक साथ, ठीक है, तो 120 मिनट के बाद फिर बजेंगी। 120 मिनट का मतलब होता है बच्चों 2 घंटा, 2 घंटा और जोड़ दो 12 बजे में, तो कितने बजे बजेंगी, 2 बजे एक साथ बजेंगी। ऑप्शन में होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज पॉज करके नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बड़ी से बड़ी संख्या पे बहुत क्वेश्चन कराए थे, छोटी से छोटी संख्या पे क्वेश्चन नहीं कराया था, तो आज मैंने इसके लिए इसलिए इसको पुट अप किया है। 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 4 5 6 7 व 8 में से प्रत्येक द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो सके। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका आपको मौसा निकालना होगा। सॉल्यूशन में हम तो यही कर रहे थे, 3 4 5 6 7 8 का मौसा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ करना नहीं है आपको, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 कम 2, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी 3 5 7 और 6 में यहाँ भी कैंसिल हो रहा था ना, 2 3 6, ठीक है, और ये 3, तो ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा 2 दूना 4 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 7, तो गुणा करो बच्चों, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40 और 40 में 7 का गुणा करिए, 7 चौको 28, 280। फिर से चेक कर लीजिए कि क्या मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो इसी, सॉरी एक 3 छूट रहा है ना, 3 छूट रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 12 7 84 840, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना बच्चों 840 आएगा। अब करिएगा, एलसीएम निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 840। मैं इसको मिटा सकता हूँ बिल्कुल। एलसीएम अगर इसका 840 आ गया
तो अब क्या करते थे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 अंक लिख दिया, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, हो गया। अब इसमें 840 से भाग दीजिए। अब 840 से भाग देंगे तो एक बार में काटेंगे तो 840 बार जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 6। यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ सॉरी यहाँ तो 0 होगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा कितना, जल्दी करिए, 10 में से 4 जाए 6, 9 में से 8 जाए 1, 16, और एक और 0 लेगा तो 1600, एक बार और ले जाइए तो कितना हो जाएगा 840, क्योंकि 2 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप 2 बार लेके जाइए, कोई बात नहीं, 2 बार और लेके जाइए, 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 चौको 8, 8 दूना 16, ठीक है, यानी कि 80 यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1000 में 80 और जोड़ दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी जो मेरी संख्या होगी वो 1000 में 80 जोड़ने के बाद प्राप्त होगी। क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों 80 माइनस नहीं किया, क्योंकि 5 अंकों की हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ये 4 अंक की है, ये 4 अंक की है, दोनों ऑप्शन गलत हो गया। 5 अंक की है छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित ही नहीं हो रही है इनके मौसम से, तो ये तो खत्म हो गया, तो आंसर कौन सा सही हो गया, 1080। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा आंसर है जो आपका 7 से कटेगा, या आप उसमें चेक कर लीजिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन, इसमें किसी एक से भी कैंसिल कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये 3 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे कट सकता है। काट के चेक कर लीजिएगा, कटेगा तो अच्छी बात है, 7 से भी नहीं कटेगा तो ये आंसर भी गलत हो गया। 3 से ये कट जाएगा, बट ये 3 से तो कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, वैसे ही गलत हो गया। 3 से ये कटेगा, देखिए 3 3 9, 3 बटे 24, लेकिन ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। देखिए 7 एकम 7 और कितना हो गया 22, 7 3 21, 7 2 14, यह 7 से भी कट गया। 8 से चेक कर लीजिए, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 हुआ 12 हो गया, तो फिर 8 एकम 8 होगा, फिर 44, ये नहीं कटेगा, तो फिर ये भी संख्या नहीं हुई, तो हमारी जो संख्या होगी वो यही होगी। इसको आप किसी से भी डिवाइड करिए, बिल्कुल कट जाएगा। 8 से काट लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि 8 से नहीं कटेगा, तो 8 एकम 8 होगा, 20 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, और सॉरी 8 गुना 16 होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो कितना हो जाएगा 48, 8 6 के 48, देखिए हमारा संख्या क्या हो गया 1260 आ गया। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ऑप्शन से भी हम इसके आंसर को दे सकते हैं, बस मुझे छोटी से छोटी संख्या में क्वेश्चन बताना था, तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप लॉसन निकाल लीजिए, जो आपका आ रहा है उसे भाग दीजिए, भाग देने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तो माइनस का जो आंसर आएगा यही संख्या जब इसमें जोड़ देंगे तो वो हमारा ऐसा 5 अंकों का छोटी से छोटी संख्या बना देगा जो 3 4 5 6 7 8 से विभाजित होगा। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई भी ऐसा इक्वेशन जैसे ax + by + c = 0, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इस भी ध्यान दीजिए कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, तो इसको कहेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जहाँ पे एक वेरिएबल होता है उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने ax + c = 0 लिख दिया, तो यहाँ पे केवल हमारा जो वेरिएबल है वो एक चर है, तो केवल एक चर रैखिक समीकरण हो गया। तो रैखिक समीकरण मतलब जिसमें हमारे चर की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है। द्विघात समीकरण जिसमें हमारे चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, जैसे ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें हमारा जो चर है वो x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो रैखिक समीकरण की बात करें, रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, सीधा सीधा अपने कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको 2 रैखिक समीकरण दिए हो, x - y = 6 और एक दे दिए x + y = 6 या x + y = 4, ठीक है, या 8, ऐसा कुछ देते। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके 3 विधियां पढ़ाई जाती हैं, 3 मेथड्स सिखाए जाते हैं। जो 3 विधियां होती हैं उन तीनों विधियों में कौन कौन सी विधि है, पहला होती है वो विलोपन विधि होती है, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करना है आपको मैं बताऊंगा। दूसरा आएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा आएगा व्रज गुणनखंड विधि, तीसरा आएगा व्रज गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स की बारी बारी हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों दिए गए वेरिएबल्स का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है आपका जो मैंने लिखा है वो एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
और तीसरा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर इंग्लिश टर्म जरूर बताया करिए, तो विलोपन का मतलब भी समझ में आ रहा है एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मतलब आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तीनों मेथड से। तो पहला आता है विलोपन मेथड, समझिए पहले ध्यान से। x माइनस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर अगर 6 है तो विलुप्त करना, किसी एक को खत्म करना, यही तो मतलब होता है विलोपन का। तो किसी एक को खत्म करिए, x को चाहे y को। देखिए खत्म करने के लिए शर्त क्या है, अलजेब्रा कहता है कि अगर आप x में माइनस x जोड़ेंगे तो आंसर 0 होगा, -3 में +3 जोड़ेंगे तो आंसर 0 होगा, ये मैथमेटिक्स कहती है। तो आपको यह ध्यान देना है कि माइनस वाई या प्लस वाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और दोनों के कोफिशिएंट सेम है, वैल्यू समान है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो जोड़ने पर देखिए क्या हो गया, जोड़ने पर क्या हो गया, दोनों कट गया। तो यहाँ पे 2x = 12 आ गया, x = 6 आ गया। ठीक है, x 6 आ गया, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ 8 है ना, तो 8 से 14 होगा ना, तो x कितना हो गया 7। ठीक है बच्चों, अब जो x की वैल्यू आई है वो चाहे 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, 1 में रखिए तो 7 - y = 6 - y = 7 - 6 - y = -1। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = क्या आ गया 1 आ गया। तो कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, परेशान ना होइए, मैं देखूंगा कि इसका एक ट्रिक क्या बन सकता है। ठीक है, दूसरा आएगा प्रतिस्थापन मेथड। समझिए बात, x माइनस वाई बराबर 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल लीजिए। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, या x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y उधर ले जाइए तो 6 प्लस का y। अगर y का मान निकालते तो क्या हो जाता, x माइनस का 6 हो जाता। चलो अभी x का मान यहाँ ला के रख दो, तो 6 + y = 8। अब ये y और y कितना हो जाएगा 2y, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 2, तो 2y = कितना हो गया 2, तो y = कितना हो गया 1, देखो आ गया y = 1, यहाँ भी y = 1 आया है। ये y की वैल्यू यहाँ रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये हो गया आपका क्या प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट वन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम ब्रज गुणन विधि की। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखें, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन हो गए और ये दोनों के दोनों रैखिक समीकरण है, ये बात कंफर्म है। तो इसको करते कैसे बच्चों, जब x लिखते हैं ध्यान से समझ लीजिए, जब x लिखेंगे तो x के नीचे का छोड़ देंगे, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा b1 c2, माइनस लगाएंगे, ऊपर से नीचे आने पर प्लस होता है। मान लीजिए किसी के घर नया मेहमान आ गया तो कहते हैं कि उसके घर की जनसंख्या बढ़ गई और कोई नीचे से ऊपर चला गया तो मतलब उसकी जनसंख्या कम हो गई, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस होगा, तो क्या होगा -b2 c1 = ध्यान दीजिए y वाले में थोड़ा सा चक्कर है, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, यहाँ पे -y होगा, तो यहाँ भी वैसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता दोस्त, बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझा देना चाह रहा हूँ कि आप गलती ना करो कभी। -y लोगे तो a1 c2 होगा, ठीक है, -a2 c1 होगा, ठीक है, फिर 1 लोगे c वाले के लिए, कांस्टेंट के लिए, तो क्या होगा a1 b2 -a2 b1, ठीक है। एक बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में यही ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लिया था, तो इस बात का ध्यान दीजिए बच्चों कि कभी भी आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, आप ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि मतलब इस सीक्वेंस को भूल जाए या इस सीक्वेंस को कोई डिसऑर्डर कर दे। अब यहाँ समझिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b1 c2 b2 c1 बराबर y अपॉन, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a2 c1 a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। अब मुझे अगर x चाहिए तो मैं इसको इसके इक्वेट कर दूंगा, इसके बराबर लिख दूंगा, तो x बराबर हो जाएगा b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1। बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा आपको, बट कोई परेशानी नहीं है। y बराबर क्या आ जाएगा a2 c1 a1 c2 अपॉन a1 b2 a2 b1। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैथमेटिक्स के हर एक कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये है कि आपको
प्रैक्टिस करने आना चाहिए, बार बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस खुद बनाइए और उनको सॉल्व करिए। तो ये हो रहा ब्रज गुणनखंड विधि। मैं बार बार कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज इसको पॉज करके बना लीजिए। तो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के विलोपन मेथड, फिर मैंने विलोपन विधि, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, आपको बताया एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप उनमें से किसी एक को अप्लाई करके एग्जाम में थोड़े ना कहेगा कि आप ब्रज गुणनखंड विधि से हल करिए, आप किसी भी विधि से हल करिए, आप x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि x + y = 13 2 x + 3y = 32। तो आप बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों पहला काम तो ये है कि आप किस विधि से करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस विधि से करिए आपको आंसर मिलना चाहिए। तो एक विधि होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाई करिए, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, क्या है x 13 - x, यहाँ से y की वैल्यू देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, y बराबर हो जाएगा 13 - x, y वैल्यू रख लीजिए 2x + 3 × 13 - x = 32। अब ये क्वेश्चन हो गया वन वेरिएबल का, एक चर का हो गया और बहुत आसान हो गया। तो 2x + 39 - 3x = 32। अब ये हो गया 2x में से 3x जाएगा तो -x = 32 - 39। अब -x बराबर हो गया माइनस का, सॉरी यहाँ 32 है ना यार, माइनस का 7, ठीक है, देख लीजिए माइनस का 7 यानी x = 7। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, x7 किसमें है, इसमें है, ऑप्शन सही हो गया। तो कितना आसानी से आप कर लेते हैं, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है ये चीज कि आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं। एक और बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने आपको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया, क्योंकि इसमें गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर घटाओ, इतना बवाल नहीं होता है। आप सीधे किसी एक इक्वेशन से जो सिंपल दिख रहा है उससे x या y की वैल्यू निकालिए और दूसरे में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल बच्चों, x = 7 है तो y 6 आएगा, आप रख के चेक कर लीजिए, ये रख लीजिए 7 रखिए तो y बराबर भी बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, तो उसके लिए एक स्टेप आपको बढ़ना पड़ता है, x + y - 13 = 0, 2x + 3y - 32 = 0। अब यहाँ से x बराबर लिखना होगा, तो x बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए, तो पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ होगा -32, फिर प्लस माइनस होना चाहिए, 13 × 39 माइनस होता है तो ये प्लस कर देगा तो 39 हो गया। देखो कितना इजी है, थोड़ा सा काम करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ देखो x, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 - 2, तो x = हो गया 7/1 = 7। तो क्या आप यूज करते हैं बहुत मायने रखता है। ब्रज गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, 6, 7, 8 में पढ़ा है, खूब पढ़ा है, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगा। या मैंने कितना अच्छे से किया ये समझिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x वाला कोफिशिएंट छोड़ दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का 32 में होगा तो -32 आएगा। अब फिर इसका इसमें कर दिया, 13 × 39 पर माइनस पहले से होता है और ये गुणा करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस होना चाहिए, और ऑलरेडी ये माइनस लेके आ रहा है तो प्लस कर देगा। अपॉन में मैंने कैसे किया, तो c वाला छोड़ देते हैं, फिर अब इन दोनों का ही करते हैं, x का y के साथ और इसका इसके साथ, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, बस आंसर तो आना ही आना है यार। तो ये हो गए मेथड्स जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इनको पॉज करके नोट करिए। धीरे धीरे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलूँ, जीरो से टॉप लेवल तक ले चलूँ, तो प्लीज आपको छोटी छोटी चीजें भी सीखनी होंगी जिनसे आपको बड़े क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो। तो प्लीज इनको पॉज करके नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे उसमें 3 वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल्स हैं। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में उतने ज्यादा उसके इक्वेशंस बनते हैं। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन बनना पॉसिबल है, 2 वेरिएबल होगा तो 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन होगा। अब 3 वेरिएबल है, तीनों को सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो भी हमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन के जो आंसर दिए गए हैं, ये आंसर ये हमारे बहुत काम की चीज है बच्चों। मैंने लॉस ऑफ में भी बताया था कि जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस। अब ध्यान दो, पहले वाले पे ही चेक करो, x = 1 रखो तो 2 × 1 = 2, y = 2 रखो तो 3 × 2 = 6, तो 2 + का 6 + का 2, z = 3, सॉरी 3, तो 3 2 5 6 5 11, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर देख लो, 3 × 1 = 3, y का मान रखा है 2, तो 2 + 4 = 12, z का मान 12,
तो 12 3 2 5 12 5 17 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 और z इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 4 13 1 14 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपको अगले ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा विश्वास करिए आप किसी ऑप्शन को चेक करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं डी वाले ऑप्शन की बात करूं, x इक्वल टू 3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 1 है तो 3 1 जा 3 और z इक्वल टू 2 है तो 2, 6 3 9 2 11 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसको अगर यहाँ रखें, चलिए यहाँ भी रख के चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 6 5 11, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बस आपको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको सॉल्व करना है, बहुत मन कर रहा है तो यहाँ से किसी एक में से x या y z की वैल्यू निकालिए, फिर आप उसको क्या करिए किसी दूसरे क्वेश्चन में पुट करिए। तो फिर इसको तीन चर से 2 चर में बदलना होगा, फिर सॉल्व करना होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस जाता है। मैं आपको बता करके आपको कंफ्यूज या आपके दिमाग में कोई नया खुराफात नहीं डालना चाहता। मेरा काम है आपको बहुत इजी वे में आपके एग्जामिनेशंस के गोल तक पहुंचा देना। तो फिर मेरा काम यही है कि मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करा रहा हूँ। जब भी आपको 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस मिले ऑप्शन पे हिट करो, जरूर यार जरूर, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पॉज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 upon x plus y plus 4 upon x minus y equal to 8, 24 upon x plus y minus 6 upon x minus y equal to 1। इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इजी वे में काम करना होगा। आपको सिंपली या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको, या आप इसको बहुत अच्छे से सिंपलीफाई कर लो। 1 अपन कुछ बच्चों क्या करते हैं 1 अपन x प्लस वाई को p मानते हैं, 1 अपन x माइनस वाई को q मानते हैं, फिर इक्वेशन बनता है 36p प्लस 4q इक्वल टू 8 और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर एक बार और सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है। मैं आपको चाहता नहीं हूँ आपको डिस्टर्ब करना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इतना श्योर हूँ इन ऑप्शंस पे कि इन्हीं ऑप्शन से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो पहले वाले में चेक कर लीजिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 है। 5 और 4 कितना होगा, इसका सम आप याद रखिए और अंतर याद रखिए, डिफरेंस और इसका जो अंतर है मतलब सब्ट्रैक्शन और उसका एडिशन। तो 5 4 9, 9 से भाग दीजिए 36 में, 4 बार में कट जाएगा, प्लस यस 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, -1 में 4 से भाग देंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, जो पहले सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आंसर गलत हो गया। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू 4 रखो, y इक्वल टू -1 रखो, तो यहाँ 3 आएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस ठीक है यहाँ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1 रखेंगे तो +5 हो जाएगा, 4/5। कभी भी इसको सॉल्व करोगे तो 8 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 रखो, y इक्वल टू 4 रखो, 4 2 6 6 4 को 36, 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये माइनस में आएगा तो आंसर ये पूरा माइनस में आएगा, तो फिर ये 8 नहीं देगा, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन आपको बताएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 4 को 36, तो 6 प्लस और 6 में से 2 जाएगा 4, 4 देखो ध्यान से 4 में से 2 जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 6 2 कितना हो गया 8। यहाँ रख लो बच्चों 4 2 6, 6 से 24 भाग देंगे तो 6 चौको 24, 4 माइनस का 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 से 6 भाग 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन पे टिक करना है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? बिल्कुल, इसको भी मैं मिटा सकता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो बच्चों अभी तक हम देख रहे थे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आते हैं हम बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण आपको किस तरह से मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले याद रखिएगा ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मेट है, वेयर a not equal to 0 and a, b and c are the element of R। मतलब ये जो है a, b, c जो है वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूप में मिले तो उसको आप द्विघात समीकरण कहोगे। बच्चों आप याद करो, मैंने आपको x² + 5x + 6 इन सबको बता दिया था कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं।
याद करिए मैंने पिछले क्लास में डे 6 में बताया था कि इसका फैक्टर कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था कि इसका जो कोफिशिएंट है, जो लास्ट टर्म हमारा c है, उससे x के गुणांक का गुणा करिए, ठीक है। तो 6 कम कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 के दो फैक्टर बनाइए, गुणा करने पर 6 आए, 3 और 2, और जोड़ने पर कितने आने चाहिए 5। तो जो 3 और 2 आ रहे हैं बच्चों, तो इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, x प्लस का 3 और x प्लस का 2। जो आ रहा है इसका फैक्टर गुणा करने पर वही x के साथ जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में लिख दिया जाएगा। बट अगर यही हम आंसर पूछें, इसके बराबर 0 कर दें, तभी हमारे लिए समीकरण हो गया। और इस दशा में x की वैल्यू को आप फाइंड करना हो तो जो आपका चिन्ह होगा उसको उल्टा रखिए, -3 और 1 हो जाएगा x = -2। तो कोई भी द्विघात समीकरण को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको छोटी सी बात मेरी याद रखनी है कि आपको c का गुणा करना है a से, और गुणा करने के बाद उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि बीच वाला पद जोड़ने या घटाने पर आ जाए, अगर कहीं भी माइनस है तो, और अगर हर जगह प्लस है तब वो हमेशा जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, जिससे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं x² - 5x + 6 की बात करूं, यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करोगे। तो देखो बच्चों क्या होगा, 6 × 1 = 6, प्लस का 6 होगा, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 5। तो -3 का गुणा अगर -2 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -3 - 2 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो x = 3 1 हो जाएगा, और ये 2। तो ये इसके आंसर जो आएंगे वो 3 और 2 आएंगे, और इन्हीं 3 और 2 को हम कहते हैं कि वो इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, जीरोज हैं, ठीक है। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि इस द्विघात समीकरण के जीरोज भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने घात का वो समीकरण होगा उतने उसके मूल बनेंगे। अगर वो द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मूल बनेंगे 2, त्रिघात समीकरण है तो कितने मूल बनेंगे 3, चार घात का समीकरण है तो कितने मूल बनेंगे 4। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए इन इंफॉर्मेशंस को, बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए बच्चों, मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। अगर मान लीजिए ax² + bx + c है, और आप a का c में गुणा करने के बाद इसके ऐसे दो गुणनखंड नहीं बना पा रहे हो जिससे कुछ जोड़ने पर b दे दे, तब आप क्या करोगे बच्चों, तब एक फॉर्मूला है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, उसका इस्तेमाल करेंगे। वहां पे x बराबर आएगा माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² - 4ac/2a। इसको यूज करेंगे। x की वैल्यू लेते समय एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से जो b है, a है, c है, वो यहीं से फाइंड आउट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी समीकरण में, जो द्विघात समीकरण, उसमें जो d है, d को हम कहते हैं विविधकर, और वो होता है b² - 4ac। तो याद रखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है वो क्या होता है, d = b² - 4ac। तो द्विघात समीकरण के जो विविधकर होते हैं उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, d = b² - 4ac, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर देखिए ध्यान से, अगर मैं विविधकर की बात करूं और वो मेरा विविधकर 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन वो असमान हो सकता है। और अगर वो 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, यानी दोनों मूल x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे d = b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा है, यानी माइनस में आ रहा है। विविधकर अगर माइनस में आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे, जिनकी बात हम नहीं कर सकते। अगला है d = b² - 4ac, अगर 0 से बड़ा है तो हमारे, और पूर्ण वर्ग है, मतलब 0 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए d का मान हमारा 4 आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना, 25 आ गया, ऐसे आ गया, मतलब जो d का मान आए वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मूल हमारे परिमेय होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वो परिमेय भी होंगे। अगला क्वेश्चन है d = b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आए लेकिन वो पूर्ण वर्ग ना आए, परफेक्ट ना आए, जैसे 7 आए, 6 आए, तो वो मूल वास्तविक होंगे लेकिन वो परिमेय न हो करके क्या हो जाएंगे, अपरिमेय होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को पहले पॉज आउट करके नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे फिर से आ गया कि टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y = c2, b2y + c2 = 0। अगर इसमें कुछ बातें समझिए, अगर कहता है कि जो इसका कोफिशिएंट x का a1 है और इसका a2 है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो हमारे इस इक्वेशन के एक यूनिक हल होगा, एक हल आएगा, कोई एक स्पेसिफिक हल आएगा, ठीक है।
और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, मतलब इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, x और y के गुणांक के अनुपात आपस में बराबर हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला टर्म है वो बराबर नहीं है इन दोनों के, तो वहां पे कोई हल नहीं आएगा। तीसरा है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो इसके इनफाइनाइट हल हो सकते हैं। अनेक हल का मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने कराया, देखो आपकी एग्जाम में क्या पूछेगा कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल अद्वितीय होंगे तब होगा। अद्वितीय यूनिक का मतलब वही हुआ, और या एक हल होगा, तो आपको करना क्या होगा, आपको ये कंडीशंस याद रखने होंगे। ये कंडीशंस आपसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दो। तो इसके कितने हल हैं, अब चलो यहाँ पे देखो a1/a2, पहले इसको सॉल्व कर लो ध्यान से। a1/a2 की वैल्यू क्या है 2/6 मतलब 1/3। b1/b2 की वैल्यू क्या है बच्चों -3/9, माइनस का 9 खत्म 1/3, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2। चलो अब देखो ये -3 इधर आएगा, -18 आएगा, तो c1/c2 बराबर 3/18 यानी कि 1/6, ठीक है, 1/6, 3 6 18। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्य क्या होंगे, ठीक है। जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम जो बहुपद होगा उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम शून्य की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0 है, तो इसके शून्य किसके जीरोस अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूं, इसके दो मूल मैं अगर अल्फा और बीटा मान लूं, तो फिर मुझे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/। बहुत काम की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा -b/। किसको भूल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये मत भूलिएगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का कोफिशिएंट है b और x² का कोफिशिएंट है a, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी तरह से अगर आपको कोई द्विघात समीकरण बनाना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या क्या है ये, x² माइनस मूलों का योगफल गुणे s, मतलब इसको लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार ये फॉर्मूले के रूप में ही पूछ लिया गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। त्रिघात बहुपद की अगर हम बात करें तो ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्य का अगर अल्फा बीटा और गामा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 मूल होंगे, जितने उसके घात होते हैं उतने मूल मिलते हैं। अधिकतम घात इसकी 3 है तो 3 मूल मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा -b/a एज सच। बट यहां ध्यान दीजिएगा b जो है वो x² का गुणांक है, ठीक है, और a जो है वो x³ का गुणांक है। कोफिशिएंट, गुणांक की इंग्लिश होती है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू, जो वैल्यू का सम आएगा वो कितना आएगा, x का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, पॉजिटिव है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों का जो मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, अचर पद, मल्टीप्लाई जो करने पे आएगा वो अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन x³ का कोफिशिएंट। तो पहले इतना पास करिए, पॉज करके नोट करिए, तो फिर आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। चलिए बच्चों आखिरी कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। अगर द्विघात समीकरण हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। त्रिघात समीकरण बनाना है x³ माइनस मूलों का योगफल इंटू x² प्लस आपस का उनका जो गुणा है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे त्रिघात समीकरण के मूल बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है जिसका एक मूल आपको दे दिया जाए अल्फा बराबर a माइनस रूट बी, तो बीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा a प्लस का रूट बी। जैसे कहते हैं कि एक द्विघात समीकरण बनाओ, एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल क्या है, एक मूल 3 प्लस का रूट 5 है, ठीक है।
आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका आपको एक मूल जो दिया हुआ है वो 3 धन कड़ी में 5 दिया है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, दूसरा मूल हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 5, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ए वाला अल्फा जो है वो a माइनस रूट बी है तो बीटा a प्लस रूट बी हो जाएगा। अगर अल्फा ये होगा तो बीटा ये होगा, जो उसका साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसी पर रख लीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस रूट 5 और प्लस 3 माइनस रूट 5 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस 5 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 3 6x और यहाँ देखिए 3 3 जा 9 में से 5 जाएगा तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इज योर आंसर। सॉरी यहाँ प्लस का 4 होगा क्योंकि प्लस वाले की वैल्यू ज्यादा है। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब हम बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसके आगे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। अभी कहा आपसे कि हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। वीडियो आज भी बहुत लंबा जाने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो के लंबा होने में मत घबराइए बच्चों, बस आप कंटेंट को देखिए। आपको मैं बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप 340 जो मेरा लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा आप स्कोर करके आए अपने एग्जाम में और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, जिससे आप जो ट्रेड चाहें, जो कॉलेज चाहें वो इजी वे में आपको मिल जाए और आप बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैंने 3 क्वेश्चंस अभी आपके लिए बनाए हैं वो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे उन्हीं पर बेस्ड है। लैम्डा के किस मान के लिए युग्मत समीकरण का मतलब होता है कि वही 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x प्लस लैम्डा y = 35 का कोई हल नहीं होगा। तो लैम्डा के किस मान के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। लैम्डा का क्या मान रखा जाए, तो कोई हल ना होने के लिए हमने क्या बताया था, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। बात समझ में आ रही है? रखो मान बाबू, a1 का मान है 1, ठीक है। देखो x का गुणांक 1 है, a2 का मान कितना है बच्चों 2, ठीक है, इक्वल टू a2 का मान, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है लैम्डा, ठीक है, नॉट इक्वल टू या 70/35। तो इसका तो हमारा मतलब ही खत्म हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम ऑप्शन से भी इसका आंसर दे सकते थे। a1/a2 की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो 2 क्या नीचे रखें, लैम्डा की जगह क्या रखें कि ये भी 1/2 हो जाए। तो लैम्डा की जगह 4 रखेंगे तभी तो 1/2 होगा। बस ऑप्शन से भी हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युगपत समीकरण kx + 3y - 3 वो 12x + ky = -k के अनंत हल होंगे यदि k का मान होगा। तो अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन थी बच्चों, मैंने बताया था a1/a2 = ध्यान दीजिए b1/b2 = c1/c2 अगर होगा तो ऐसे समीकरण के अनंत हल होंगे। अब यहां से a1 की वैल्यू आपको क्या मिली है, मैं नीचे सॉल्व करता हूं k, और a2 की वैल्यू क्या मिली हुई है 12 = b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k, ठीक है, यहां देखिए यहां -3 इधर लाएंगे तो +3 होगा, तो 3/k है तो क्या होगा k हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे, इसको ले लीजिए तो क्या हो जाएगा k² = 12 या 36, ठीक है। तो k बराबर रूट में 36 यानी कि k बराबर हो गया ±6। तो यहां से k की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद दीजिए, सी इज करेक्ट। एक हाल के लिए क्या करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, मैं मिटा सकता हूं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन, प्लीज पॉज करके नोट करिए फटाफट, हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमके इसके अनेक हल निकालने हैं इसके, ठीक है,
कोई बात नहीं भाई, अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। a1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे k होगा, यहाँ पे 12, ये a1 होगा, ये a2 होगा, ठीक है। तो k अपन 12 x का गुणांक, अब किसको लिखना है, वो y का गुणांक, 3/k हो जाएगा, ठीक है। अब देखो c, तो ये हमारा c एज सच है, माइनस है, माइनस k माइनस का 3, ठीक है। नीचे भी माइनस का k है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैं k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k इक्वल टू k माइनस का 3 अपान k लिख सकता हूँ, ठीक है। और कह रहा है कि k के किस मान के लिए, यानी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ले लें, तो k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k हो जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू 30 12 36 36, तो k बराबर प्लस माइनस का 6। चलो इसके बारे में भी सोचेंगे। दूसरे वाले पे ले लो, तो 3 अपान k इक्वल टू k माइनस का 3 अपान k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। 3k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रहा है क्या समझ में? देखो यार 3 का k में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको इसके साथ या एक बार इसको इसके साथ ले लो ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से फटाफट। तो 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k, माइनस 3k इधर जाएगा तो 6k इक्वल टू k स्क्वायर। एक k से k कैंसिल करो तो k इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, 6 के लिए। तो d इक्वल टू कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 सही होगा। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आए हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की तरफ है। वो जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो ऐसे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल होने वाले हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योगफल 15 है, ये पहली कंडीशन हो गई। कंडीशंस आपको बहुत ये भरपूर देती है बातें, बात इतना बताएगा कि आपको सारा आंसर ही पता चलने लगेगा। वो खुद उस क्वेश्चन से आंसर समझ में आने लगता है। दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो संख्या बताओ। तो आप देखो बच्चों क्या है ना, एक तो ये है कि इसके ऑप्शन से सॉल्व कर लो, बहुत इजी है ऑप्शन से भी सॉल्व करना। और अगर ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप फिर इस पे मेथड पे जाइए, जो करने का मेथड है। तो पहले मैं मेथड बताता हूँ कि मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो x प्लस वाई बराबर 15। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक और तरीका है दोस्तों, ये दो चर रैखिक बनाया, एक चर रैखिक भी बना सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 15 है, ये मेथड फर्स्ट हो गया, मेथड सेकंड हो गया। देखो दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो अगर एक संख्या x होगी तो दूसरी x माइनस 15 होगी कि नहीं होगी? सोचो यार, सोचो। अगर 15 माइनस x होगी, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो मान लो अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस 15 में से x घटाओगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी ना। मैं कहूँ कि दो संख्याओं का योगफल 10 है और पहली संख्या 6 है, तो दूसरी क्या होगी, 10 माइनस का 6। तो पहली संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, 15 माइनस का x। दूसरी कंडीशन को फॉलो करो, पहली संख्या का 2 गुना, तो पहली संख्या x माने है तो इसका 2 गुना 2x। कह रहा है दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या का 3 गुना से 5 अधिक है, तो इससे 5 अधिक है। बस ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कहता है कि जो पहली संख्या का 2 गुना है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। तो पहली संख्या का 2 गुना तो 2 into x, दूसरी संख्या के 3 गुने से, ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। दूसरी संख्या का 3 गुना करिए और इसमें 5 जोड़ दीजिए, तब आपको पहली संख्या मिलेगी। यही तो कहने का मतलब है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल है, एक तो ये तरीका हो गया। अब करते हैं भाई 2x इक्वल टू 15 दिया 45 माइनस का 3x प्लस का 5। 45 और 5 50 होगा, और ये आएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 10। तो पहली संख्या हो जाएगी 10, दूसरी संख्या हो जाएगी 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 10 and 5, ठीक है। 10 और 5 का योगफल भी कितना होगा आपका, 15 होगा। अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे आइए तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 15 पता है, 2x प्लस 3y प्लस 5 है। यहाँ से आप क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या आप 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 लिख दीजिए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ भी 3 कर लीजिए गुणा,
तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 45 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा कैंसिल 5x इक्वल टू 50 x इक्वल सॉरी नीचे नहीं लिख रहा होगा x इक्वल टू 10 देन x 10 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो आपका पहली संख्या हो गई 10, दूसरी संख्या हो गई 5। चलो बच्चों ये तो हो गए मेथड्स की बात। दोनों मेथड दो वेरिएबल में बना के हल कर सकते हैं, वन वेरिएबल टू वेरिएबल। जब सबसे ज्यादा आसान होता है वन वेरिएबल वाला। क्यों आसान होता है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में वन वेरिएबल मिलेगा तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। वन वेरिएबल दो बार हमको वेरिएबल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। चलो दो संख्याओं का योगफल 15 है, कोई भी आप दो चूज कर लो। पहली संख्या का 10 गुना, मान लो आपने इसको चूज कर लिया 6 और 9 को, तो पहली संख्या का 2 गुना 6 दूना 18, दूसरी संख्या का 3 गुना 9 3 का 27, तो से 5 अधिक है तो ये ज्यादा है इससे नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या का 2 गुना, इसमें देखो 10 और 5 वाले में पहली संख्या का 2 गुना 10 गुना 20। पहले तो ये चेक करो कि किसको जोड़ने पे 15 आ रहा है। संजोग ऐसा है कि चारों को जोड़ने पे 15 आ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना उसमें दो ही ऑप्शन ऐसा होगा जो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, तो दो तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो गया, फिर दो ही भी अटैक करना होगा आपको। तो 10 गुना 20 और दूसरी संख्या के 3 गुना 5 है 15, तो 20 क्या है 15 से 5 ज्यादा है। ठीक है, बस हो गया काम, मेरा ये ऑप्शन सही हो गया। तो जब इस तरह के इबारती जैसे प्रश्न आए तो आपको बस अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, आपके क्वेश्चंस बहुत इजी वे में हल हो जाएंगे। पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, ये सारे क्वेश्चंस भी हल होंगे। नाव की चाल बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ ऑप्शन से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सर्च कराने वाला हूं। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है पिता और पुत्र की आयु से रिलेटेड है। आयु संबंधी प्रश्नों को करने के लिए आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत जबरदस्त है, प्लीज ध्यान से समझिए। पहले तो एक बात समझ लीजिए बच्चों, जब पहले कहेगा पूर्व कहेगा, पूर्व जब कहता है तो हमेशा घटाते हैं, ठीक है घटाते हैं, और जब बाद कहता है बाद तो हमेशा जोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर इस समय मैं 28 साल का हूं तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो 28 प्लस 5 होगी। और 5 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, तो 28 माइनस 5 होगी। तो एक तो ये बातें बहुत कॉमन सी है, ये बहुत जनरल है, आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो फर्स्ट कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस पर आ जाओ। तो देखो ये कर रहा है, सन की जो एज है वो 10 ईयर है, फादर की 40 ईयर है, 10 को 40 है, 15 या 45 15 को 60 है, 20 ये नहीं है, ये ऑप्शन सीधा सीधा हमारे आंसर सीट से बाहर है। 20 को 80 ये भी है। अच्छा कहता है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। चलो फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ो तो 10 बचे 15 और इसमें 5 जोड़ो तो 45, तो 15 या 45। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज योर आंसर। भाई दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। 5 वर्ष बाद इसका देख लो, 15 5 20 और ये 65 हो जाएगा। 20 और 65 का कोई रिलेशन नहीं है, 25 और 85 का कोई रिलेशन नहीं है। जो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो काम खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेथड से क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो देखो अगर मैं कहूं कि पिता और पुत्र दोनों की बात कर रहा हूं, पुत्र अगर यक्ष है तो पिता 4 यक्ष होगा। समझ लिया बात को। देखो बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, इसी ट्रिक के साथ चलो। मैं बहुत वो नहीं कि मैं एक बता दिया और हर कंडीशन में काम ना करे, हर कंडीशन में काम करने वाली ट्रिक समझो। वन वेरिएबल बनाओ, आसानी से हल हो जाएगा। तो पिता की उम्र देखो यहाँ से, पुत्र की उम्र की 4 गुनी है पिता की उम्र। पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता 4 यक्ष का होगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु 4 यक्ष प्लस 5, पुत्र की आयु भी 5 वर्ष के बाद क्या होगी और उसका 3 गुना। बस हल कर लो, 4 यक्ष प्लस 5 बराबर 3 यक्ष प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 4 एक्स में से 3 एक्स घटा दो और 15 में से 5 माइनस करो तो एक्स बराबर 10 वर्ष। तो पिता के पुत्र की उम्र क्या हो गई 10, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। बस आंसर सही हो गया। तो जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों 3 और क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख रखे हैं। किसी 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक अगर x होगा तो इकाई का अंक 3x हो जाएगा और अंकों का योग 8 है, तो x प्लस 3x बराबर 8।
तो 4x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर से सुनिए, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है ना, तो दहाई का अंक x मान लो, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा बोलो, x का 3 गुना तो 3x। ठीक है, संख्या कैसे लिखते हैं, पहले दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना आ गया 2, तो ये हमारा 26 सही हो जाएगा बस। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो किन किन ऑप्शंस को जोड़ने पे पहले 8 आएगा ये चेक करो, 9 और 3 को जोड़ने पे कतई 8 नहीं आएगा, ये गलत है, 3 और 9 ये भी गलत हो गया, यही दो में से कोई होना है। अब कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 3 गुना है, तो 6 जो है वो 2 का 3 गुना है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यूज करें। ये दूसरी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, चलो भाई दो नेचुरल नंबर्स का जो योग है वो 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। मतलब दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, और उनका अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो उनका जो योग आ जाएगा वो 8/15 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, तो देखो पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x + y दो संख्या मान लिया, इनका आंसर 8 हो गया, उनका व्युत्क्रम 1/x + 1/y बराबर दिया है 8/15, समझे बात को। अब यहां से देखो, यहां से हो जाएगा यार x + y/xy बराबर 8/15, ठीक है। यहां से हम तुम निकाल सकते हो x + y की वैल्यू, x + y 8 है, रख दो, 8/xy = 8/15, 8 से 8 गया, xy बराबर 15। यहां से x - y निकाल लो, x + y का होल स्क्वायर -4xy, ठीक है, ध्यान देना, x + y का होल स्क्वायर, x + y का मान क्या है बताओ जल्दी से, x - y का होल स्क्वायर बराबर होगा x + y का होल स्क्वायर -4xy, तो x + y की वैल्यू कितनी है 8 × 64 माइनस xy का मान तो 15 × 4 60, तो बचेगा 4 जिसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यहां से x - y बराबर आ गया 2 और x + y बराबर है 8। दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो y से y कटेगा, x और x 2x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। लो सुबह से शाम तक मेहनत किया, आंसर आया 5। तो x बराबर 5 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 3, तो 5 और 3 कहां दिख रहे हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे लाइक करोगे मेरे वीडियो को फिलहाल, लेकिन आप कर दोगे यार। देखो ध्यान से, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, इसको देखो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पे 8 होगा, लो तीनों ऐड करने पे 8 होगा, पहली समस्या तो हमारे लिए बढ़ गई। उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जबकि उनकी व्युत्क्रम का योग 8/15 है। अब देख लो किसको जोड़ने पर 8/15 आएगा, तो यार एक सिंपल सी बात समझो, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा, तो इसमें किसका एलसीएम 15 बनेगा, तो यार 6 और 2 का एलसीएम तो 15 बन ही नहीं सकता। व्युत्क्रम मतलब 3 और 5 अगर है तो इनका व्युत्क्रम ये ना होगा 1/3 1/5 और 1/6 1/6 1/4 1/4, तो इसका एलसीएम तो 15 बन ही नहीं सकता, तो ये आंसर आना तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 8/15 इनके व्युत्क्रम का योग हो सकता है, तो बस वही आंसर हो गया। मात्र 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो आप 1 मिनट हल कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल हमारे पास दोनों पर्याप्त समय रहेगा, 1 मिनट से भी ज्यादा समय रहेगा, तो हम हल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो मैं इरेज करूं 2 क्वेश्चन को ताकि नीचे वाला क्वेश्चन बना सकूं, इन सबको इरेज करता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्लीज बच्चों नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से नोट्स करते रहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बाद में आप लेके बैठ के पढ़ना शुरू करोगे तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं थोड़ा सा साइड से होके आपको पढ़ाता हूं, हट जाता हूं, ताकि आपको बोर्ड अच्छे से दिखे, क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकें। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में, ध्यान दो बच्चों, के हर में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक जोड़ दिया जाता है, 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड क्या है, x/y को भिन्न माना जाता है, ठीक है, उसके अंश व हर में जोड़ दिया जाए, अंश में भी एक जोड़ दिया गया, हर में भी एक जोड़ दिया गया। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, समझ गए बात। 4/5 हो गया। इक्वेशन बना लो 5x + 5 = 4y + का 4, 5x - 4y = का -1, इक्वेशन नंबर 1। कहता है यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, लो दूसरी कंडीशन कहता है x - 1 y - 1 बराबर, तो नई भिन्न जो आ जाती है वो 3/4 आ जाती है। कमाल का क्वेश्चन है। 4x - 4 = 3y - का 3, तो 4x - 3y = -3 + का 4,
तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 1 प्लस का 1, तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही तुम्हारा भिन्न हो जाएगा क्योंकि तुमने भिन्न क्या माना था, x अपन y, जो फ्रैक्शन आपने कंसीडर किया था वो x अपन y कंसीडर किया था। अब सॉल्व करिए, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 1, 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, क्या बात है, इसमें 4 से गुणा करो और इसमें 5 से, तो देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो इसमें और इसका कोफिशिएंट इसमें, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 5 20x माइनस 16y बराबर माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा 5 जो को 20x माइनस 15y बराबर का 5। अब देखो घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, प्लस 15 में 16y जोड़ोगे तो माइनस का y आएगा बच्चों, और 5 और 4 हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 9। तो चलो भाई देखो किसमें y बराबर 9, y मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर किसका 9 है, चलो सी ऑप्शन इज करेक्ट। x अपने आप में देख लो यार, x फाइंड कर लो, तो y 9 है तो y कहीं पे रख लो, तो 9 3 के 27, एक उधर जाएगा तो 28, तो 7 चौको 28, 7 हो गया, x बराबर 7। तो ये एक लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की कंडीशन के लिए, क्वेश्चन के लिए। अब देखो मजेदार यार, ट्रिक से कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है, ट्रिक में बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई नया ट्रिक नहीं लेके आया हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आपको पता है लेकिन आपके दिमाग में बस आ नहीं रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस ऑप्शन से इसको हल करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 होगा। इसमें कौन ऐसा भिन्न है जिसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 होगा। चलो इसमें 1 जोड़ो, 6 कम 6, 6 1 7/6 हो जाएगा, 7/6 है क्या, नहीं फुलफिल नहीं कर रहा है। इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा 6/8, 6/8 के बारे में सोच सकते हैं, 6/8, तो 2 3 6 2 चौको 8, 3/4 हो रहा है, 3/4 दूसरी कंडीशन में हो रहा है, दूसरी कंडीशन घटाने पे आ रहा है, जोड़ने पे तो 4/5 आना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। लास्ट वाले पे चलो भाई, 9 में 1 ऐड करो, 7 में 1 ऐड करो तो 10/8, अरे वाह हो तो गया। तो चलो 2 5 10, 2 4 8, लो एक और बवाल, 5/4 हो गया, हमको क्या चाहिए 4/5। इसमें ऐड करके देखो 9 + 1/7 + 1 तो 10/8, तो 2 4 8, 2 5 10, 5/4, दिस इज योर आंसर। क्या शानदार ट्रिक है यार। आप अगर ऑप्शन पे जाओगे ना, ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है, इन सब अरिथमेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को ऑप्शन से हैंडल कर सकते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन में जज करिए कि कौन सा ऑप्शन उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज इनको पॉज करके नोट करिए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। यदि दोनों लंबाई व चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो कमरे की लंबाई व चौड़ाई बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, चलिए देखते हैं। तो पहली बात समझ आइए कि इसको अगर मैं लगाऊंगा तो कम से कम 2 मिनट लगने वाले हैं, 2 मिनट लगेंगे भी और क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो मान लीजिए कि जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई कितनी है y है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा इक्वेशन, देखिए कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए। तो लंबाई मान लीजिए कि अगर x है तो चौड़ाई मान लीजिए y है, तो लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस का 3 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी y माइनस का 3, ठीक है। तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल जो पहले रहा होगा उससे 18 कम हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या मैंने लिखा है यार, एकदम अजीब लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक कमरा है, तो कोई कमरा होगा तो आयताकार कमरा है, ठीक है। उसकी ये मान लीजिए लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई y, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा कमरे का, x × y, ठीक है बच्चों। कहता है कि यदि उसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी तो x + 3, चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो y माइनस का 3, यानी ये वाला इंक्रीज कर रहे हैं और ये वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नया क्षेत्रफल आ रहा है वो पहले से 18 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था xy, उससे 18 कम होगा ये नया क्षेत्रफल। बहुत आसान है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या होगा बच्चों, x का y में गुणा होगा तो xy - 3x प्लस का 3y माइनस 3 3 का 9 बराबर xy माइनस का 18, ये हो गया खत्म। यहाँ से आप एक काम करिए, -3x + 3y = -18 प्लस का 9, 3 -3 से इसमें डिवाइड करिए तो x माइनस का y = यहाँ देखो बचने वाला है बच्चों -9 और कटेगा तो 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। दूसरा कहता है कि यदि दोनों 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी x + 3 करता है, y + 3 करता है, तो जो नया क्षेत्रफल आता है वो 48 ज्यादा हो जाता है पुराने वाले से। पुराना क्षेत्रफल क्या होगा, x × y मूल क्षेत्रफल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, xy + 3 x + 3y + 9 = xy + 48। यहाँ से xy कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो तो x + y, और यहाँ क्या हो जाएगा 48 में से 9 घटा दो, बहुत अच्छे 39, ठीक है। 3 से काट दो तो 13 या 39, तो 13 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों, y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और 13 और 3 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। चलो भाई है ऑप्शन में x मतलब कमरे की लंबाई, तो पहले कौन सा नाम लिया है, लंबाई। लंबाई कौन सा हो गया 8, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5। कैसे, यहाँ रखो यार, 8 रखोगे तो घटेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक छोटा सा लंबा चौड़ा काम करना पड़ा है, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा फास्ट था इसलिए थोड़ा समय कम लगा है, बट अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएं तो ज्यादा मजा आएगा। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन से कंडीशन पे ये सेटिस्फाई होगा। तो पहले कंडीशन पे अगर हम सेटिस्फाई करें 10 या 13 में 130, ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अब कहता है कि हम 3 मीटर लंबाई को बढ़ा दें, ये बढ़ा दे 3 मीटर तो 13, और दूसरे को 3 मीटर कम कर दे तो 10, 13 में 130, कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन इज ये इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि ये पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन की छोड़ करके थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो 5 में 3 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 मीटर क्या कम कर दी जाए तो 5 हो जाएगा, तो 8 बचे 40, और पहले भी क्षेत्रफल 40 ही था तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन के बाद फोर्थ ऑप्शन पे चला जाए, लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो 10 हो जाएगा, और इसको 3 मीटर कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि फिर हमारे उस ऑप्शन के अनुसार 18 वर्ग मीटर कम होना चाहिए क्षेत्रफल, अभी भी उतना ही आ गया जितना पहले था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन इस ऑप्शन के बारे में अगर सोचें, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल देखा जाए, सॉरी इस ऑप्शन को, ये तो मैं बता चुका ना। तो 8 है तो क्या होगा, 3 बढ़ा दो, 8 3 11, और इसमें से 3 कम कर दो तो 2, 11 दूना 22, 8 बचे 40, 40 और 22 का डिफरेंस कितना है 18 का, यानी कि ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। पॉज करके नोट कर मैं हर बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूँ वो पिछले क्वेश्चन से डिफर हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊँ। और देखिए बच्चों, यूट्यूब के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पहले कभी हुआ है, शायद ये पहली बार होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कि मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट और इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको सफिशिएंट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और सीखने की कोशिश करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है। ठीक है, अंकों को बदल देने पर नई संख्या जो बनेगी वो, देखो ध्यान दो, अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या से 27 अधिक है। वो मूल संख्या ही अगर उसका अंक बदल देंगे तो वो क्या होगा, जो नई संख्या बनेगी उससे भी 27 ज्यादा होगा। संख्या क्या होगा, ऑप्शन पे हल करो, बहुत इजी है यार। 36 अगर मूल संख्या है, 3 और 6 जोड़ने पर 9 आएगा, 6 और 3 जोड़ने पर 9 आएगा, 7 2 जोड़ने पर 9 आएगा। कोई ऑप्शन इसमें से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, विचार सब पे करना है। 36 की बात करो, 36 है, इसके अंक बदल दो 63, तो जो नया संख्या बना वो पुराने वाले से 27 ज्यादा हो गया। और ये कह रहा है कि जो नई संख्या बनेगी वो पुराने वाले संख्या से 27 कम होगी, यानी कि जो नई संख्या बनेगी उससे वो पुराना वाला संख्या 27 ज्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो 63, ये सही है, क्योंकि 6 और 3 9 होगा, और जो ये इसका अंक उलट दोगे 36 करोगे तो 36 से 27 ज्यादा है कौन, 63। यहाँ एक शब्द अगर पकड़ने में गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा बच्चों, लोग 36 को करेक्ट करके आएंगे। अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या से, अंकों को बदलने के बाद जो नई संख्या बन रही है उससे वो पुरानी वाली संख्या 27 अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप गलत कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। चलो भाई कोई बात नहीं, तो एक संख्या अगर मैं x मान लूं, यहां मैं सॉल्व करूं, पहले वाले को मिटा सकता हूं, ठीक है, उसकी सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, वैसे ही हल हो गया। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, तो पहले वाले को अगर मैं x मानूं तो दूसरा क्या हो जाएगा
25 माइनस का इनवर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जोड़ अगर कह रहा है तो 25 में से घटाएंगे, अंतर कहता तो x में से 25 को घटाते, ठीक है। तो कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं में जो 25 है, तो पहली x है तो दूसरी 25 माइनस x होगी, दोनों को जोड़ो 25 आ जाएगा। इनका गुणनफल 144 है, गुणनफल 144 है तो करो गुणा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 144 प्लस 144 बराबर 0। देखो क्या किया है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है माइनस के साथ, प्लस 25x होगा और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस से गुणा भी कर दिया है। तो अब इसका फैक्टर करना है, 144 से कम 144, ठीक है। इसके दो ऐसे गुणनखंड बनाइए कि गुणा करने पर 25 आ जाए, तो 144 की दो ऐसे गुणनखंड की गुणा करने पर 25 आए, जल्दी बताओ भाई। 16 9 144 होता है, ठीक है, और 16 9 125 होगा। दूसरी बात हमको यहाँ माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस करो क्योंकि इसका और इसका गुणा करने पर प्लस आ रहा है। तो मेरा एक आंसर आ जाएगा x बराबर 16 और एक आ जाएगा x बराबर 9। मैंने कहा था कि जब द्विघात समीकरण का हल लिखते हैं तो जो दोनों फैक्टर बने होते हैं उनके चिन्ह बदल के लिखते हैं। तो 16 और 9 हो गया, और कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो कुछ जगह आपको कॉन्सेप्ट लगाना ही लगाना होगा तो आंसर होगा। हो गया इतना, मिटा दूं उसको, तो मैं पिता पुत्र के क्वेश्चन कराऊं। हो गया बच्चों, चलिए आज संबंधी प्रश्न को हल करेंगे। बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 वर्ष ज्यादा है। तो अगर मैं पुत्र की वर्तमान आयु x मान लूं तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखो बच्चों ध्यान से समझो, पुत्र की वर्तमान आयु से आयु के दोगुने से 16 वर्ष ज्यादा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु अगर x माना तो पिता की वर्तमान आयु देखो क्या हो जाएगी, पुत्र के वर्तमान आयु के दोगुने से 16 ज्यादा। तो ये फादर का एज हो गया, ये सन का एज हो गया। अब कहते हैं कितने वर्षों के बाद कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लो कि y वर्ष के बाद, ठीक है, y वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनी हो जाएगी। बाद कह रहा है तो जोड़ना है, तो दूसरी कंडीशन जो है वो पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुना कह रहा है, लेकिन कितने वर्ष बाद आपने माना है, y वर्ष बाद। तो इसका भी y बढ़ेगा और इसका भी y बढ़ेगा, तो y प्लस f की जगह हो जाएगा 2x प्लस का 60, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस x इंटू 2, चलो मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस का 2x। तो यहाँ से 2x से 2x खत्म, y को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, y देखो यहाँ से y है तो y माइनस 2 है, देखो ये इधर आया तो इसको उधर ले जाओ बच्चों, तो क्या होगा माइनस 16 माइनस y बराबर माइनस 16, y बराबर कितना हो गया 16 ईयर्स। तो y मतलब 16 साल बाद जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए ये जितने क्वेश्चंस लिखे हैं सब एक दूसरे से डिफर क्वेश्चन है, और अब तक जो क्वेश्चन बनाए उनसे भी ये डिफर है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य 36 रुपया है, 3600 रुपया है सॉरी। 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य 5200 रुपया है, तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य, यार हद हो गई है। हम लोग ये सब बचपन में पढ़े हुए हैं, 2005 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। अगर आप कुर्सी को x मान लोगे और मेज का मूल्य y मान लोगे तो दो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेना। क्या बन जाएगा, 4x प्लस 7y बराबर 3600। पहला 4 कुर्सी का मूल्य, 1 कुर्सी का मूल्य x, तो 4 कुर्सी का 4x, 7 मेज का 7y, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3600 आना चाहिए। 6 कुर्सी तो 6x प्लस 10 मेज 10y बराबर 5200। इन दोनों को सॉल्व करो और आपका आंसर मिल जाएगा। अब देख लो यार, इसको सॉल्व करने से ज्यादा आसान है कि देखो कौन ऐसा उसमें से वैल्यू है जो इसकी किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 200 ले लो, तो 4 2 जा 8, 800 हो गया, और 7 चौको 28, 28 और 8 कितना होता है 36। दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 6 दूना 12 और 10 चौको 4, तो 4, तो ये दूसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चेक कर लो, और वाले भी देख लो, 100 पे देख लो तो 400, और 7 वाले भी देख लो तो 35, 35 4 3900, आंसर ही गलत हो गया। दूसरे वाले पे देख लो बच्चों, 200 और 300, तो x की वैल्यू 200 रखो तो कितना हो जाएगा 800, और y की वैल्यू 300 रखो तो 7 3 के 21 और 21 8 39, ये भी गलत, 21 8 29 ये भी गलत हो गया।
तो इसमें कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें तो 200 और 400 ही आएगा, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। तो एक ट्रिक और ये समझ में आ गई कि हम इक्वेशन बना लें और इक्वेशन में ये जो x और y की वैल्यू है पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है, तो संख्या क्या होगी? चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के। ऊपर वाले को मिटा सकता हूं, तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। कहते हैं कि एक पूर्ण संख्या का 7 गुना, चलो भाई मान लो कि वो संख्या x है, उसका 7 गुना संख्या के वर्ग के, ठीक है, 2 गुने से, संख्या के वर्ग के 2 गुने से क्या है 4 कम है, ये तो होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या के पूर्ण वर्ग का, पूर्ण संख्या, वर्ग नहीं है पूर्ण संख्या, कोई वो नंबर है, उसका 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है, ठीक है, बस हो गया। तो 7x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 4 या 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0। 4 गुना 8, देखो बच्चों यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8, 8 एक कम 8 होगा, और यहाँ भी देखो माइनस आना चाहिए और यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस कर लो, तो देखो माइनस करोगे तो 8 एक कम 8 माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ माइनस चाहिए तो बड़े वाले को माइनस लिखते ही लिखते, तो एक फैक्टर होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आगे इसका कोफिशिएंट 2 है, अगर 1 रहता तो इसका आंसर हो जाता है x बराबर 8 और x बराबर माइनस का 1। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ 2 है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 माइनस 4 और 1/2। तो एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी और यहाँ x की वैल्यू -1/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा इत्मीनान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि देखो यहाँ x बराबर 4 हो गया और x बराबर -1/2। 4 का देखो क्या होगा, एक संख्या का 7 गुना, 7 चौको 28 हो गया, और उस संख्या का वर्ग 4 चौको 16 दूना 32 माइनस 4, 32 में से 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा 28 आएगा। देखो बराबर हो गया, फुलफिल हो रहा है कंडीशन को। तो आंसर जो होगा x बराबर 4 और x बराबर -1/2 होगा। यहाँ जितने लोगों ने समझ में आया फिर से समझ जाएंगे। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो कितना है -4 और 1/2, ठीक है। अब मैंने कहा कि -4 और 1/2 आएगा जब x की वैल्यू लिखनी होगी। यहाँ से मैं इक्वेशन है ना, x का मान निकालेंगे तो जो चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह, x बराबर -4 है तो +4, ये प्लस है तो माइनस, जो ऑप्शन सही होगा वो टिक कर लेंगे। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को बीट करना बहुत आसान है, बस मेरे साथ आप लास्ट वन तक बने रहिए, मैं आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा जितने दिन में कहा है। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो मान लो x लड़के और y लड़कियां हैं, तो दोनों जोड़ने पर 65 हो गए, ठीक। कहता है कि 3900 रुपये उनमें बांट रहे हैं। इस प्रकार बांट रहे हैं कि लड़के को 80 रुपया मिल रहा है और लड़की को मिल रहा है 30 रुपया। तो एक लड़के को 80 रुपया बांटेंगे तो x लड़के को कितना बांटेंगे 80x, और 30 लड़की y लड़के हैं, y गर्ल्स हैं, तो एक गर्ल्स को 30 रुपया बांट रहे हैं, तो y लड़कियों को कितना बांटेंगे ध्यान दो, तो 30y, और जो x लड़कों को बटा हुआ पैसा होगा, y लड़कियों को जो बटा हुआ पैसा होगा वो टोटल कितना होगा 3900। बस सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना होगा, लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कियों की संख्या मतलब y का मान पूछ रहा है, तो x को कैंसिल कर लो, ठीक है। यहां से आप क्या करो x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस का y रख दो यहाँ पे, तो 80 गुणे 65 माइनस y प्लस 30y बराबर 3900। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 × 40 को 0 बचा 4, 8 6 के 48 और 4 8 4 12 5200 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 80y प्लस का 30y बराबर 3900, 80 और 30 मतलब -50y, 3900 में से 5200 घटा दो, तो 5200 घटाना है 3900 में से, तो क्या हो जाएगा 0 0, 12 में से 9 जाए 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 5 में से 3 जाए 1, 1300, 13 9 3 12 को 2 1300, ठीक है। तो माइनस का 1300 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1300/50, 1 0 कैंसिल हो गया, तो y बराबर 5 से काटो 5 × 10 और 5 6 के 30, तो 26 गर्ल्स होंगी उस क्लास में। तो कितनी गर्ल्स की संख्या हो गई 26। ये भी बहुत इजी था।
इनको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए तो कुछ अन्य क्वेश्चंस आपको कराऊं। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अभी तक मैंने जो आपकी क्वेश्चंस कराए थे वो इबारती वाले प्रश्न थे, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, जैसे आयु संबंधी क्वेश्चन तो मैंने कराए, लेकिन चाल संबंधी क्वेश्चन, कार्य संबंधी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, अनुपात संबंधी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, व्यास संबंधी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्योंकि वो सब मैथमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में हमको पढ़ने हैं, वो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज बढ़ते हैं हम द्विघात समीकरण की तरफ। कहता है 3y² - 12y + m = 0 के मूल बराबर है, तो m का मान क्या होगा? किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब d = b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है, विविधकर 0 आता है। मूल बराबर होने पर विविधकर 0 होना चाहिए, ये याद रख लीजिए। मूल बराबर है तो विविधकर क्या होता है? 0 होता है, d = 0 होता है। बस अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए। b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac, b का मान क्या दिख रहा है? -12 का स्क्वायर करो, 4 × a का मान है 3, c का मान है, अब बस हल हो गया यार। 144 = 12m, तो m बराबर कितना हो गया? 12। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो आपको सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि मूल बराबर है तो विविधकर क्या होगा? 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/2x² + 1/3x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति तब तक नहीं बता सकते जब तक उसके मूल विविधकर नहीं फाइंड आउट करोगे। विविधकर अगर धनात्मक आएगा तब तो आप कहेंगे कि मूल वास्तविक होगा, और अगर वो ऋणात्मक आएगा तो आप कहेंगे काल्पनिक होगा। दोनों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, इन दोनों के बारे में देखेंगे। कभी कभी कोई नहीं के बारे में भी सोचना पड़ता है, बट यहाँ नहीं करेंगे। इनको बिठा दो बच्चों। चलो अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति है, तो पहले इसको इक्वेशन को ही सही करो। 1/2x² + 1/3x + 1 = 0। क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें तो 6 हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 3x² + 3 × 2 = 6, 2x + 6 = 0। दैट मींस 3x² + 2x + 6 = 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसका विविधकर निकालो। d = b² - 4ac, तो b का मान है 2 का स्क्वायर - 4 × a का मान है 3, c का मान है 6, तो 4 - 6 = 24, 24 × 72, तो 72 में से 4 घटा लो बाबू, 68 आएगा माइनस का। माइनस आने का मतलब ये मूल क्या होगा? इसका काल्पनिक होगा। ठीक है ना? ये चूंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के अगर स्क्वायर वगैरह करते तो हो सकता है कि आप फ्रैक्शन में एलसीएम लेते समय या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय आप गलती कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गलती होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2x² + 2x - 3k² = 0 का एक मूल -3 है। एक मूल आपको दे दिया है -3, तो आपसे k का मान पूछा है। चलो बच्चों, एक मूल अगर -3 दिया है तो क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। इसको मैं मिटा सकता हूँ, सोचते रहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको ये एक मूल दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि k का मान बताओ। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो मूल दिया हुआ है ना इसमें k एक मूल -3, तो वो वैल्यू आप उसमें पुट करके चेक करो कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो हमेशा आपको यही काम करना होगा कि उसमें जो वैल्यू दी गई वो रखना होगा। तो चलो क्या करेंगे, तो 2x² + 2x - 3k² = 0, तो x = -3 रखने पर, क्योंकि वो उसका एक मूल है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, तो x = -3 रखो, तो 2 × -3 का स्क्वायर + 2 × -3k² = 0। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 2 = 18, -6 -3k² = 0। 18 में से 6 जाएगा 12 होगा, उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो -3k² = -4। क्यों? यहाँ 12 आएगा, जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -4 होगा। देखो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 12 होगा यार, 12 होगा। ठीक है, -12। अब क्या हो जाएगा? 3 माइनस से माइनस कर से 3 कम 3, 3 चौको 12, k² = 4, k = करड़ी में 4, वर्गमूल आएगा तो +-2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। वो समीकरण जिसके मूल 5 और 3 है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहली बात तो ये समझो बच्चों कि 5 और 3 इसके मूल हैं, और ये दोनों के दोनों धनात्मक हैं। चिन्ह दिया हुआ है धनात्मक, कहीं माइनस तो लिखा नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन उसके आंसर नहीं हो सकते जिसमें माइनस हो। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज करेक्ट। x² + 8x + 50 सही है? गलत।
क्यों गलत हुआ देखो ध्यान से। पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि जल्दीबाजी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पेशेंस रखिए तो आप काम अच्छा कर पाएंगे। मूल आपके +5 और क्या दिए हैं, +3 दिए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि x के साथ ये माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो जब ये दोनों माइनस में होंगे तो गुणा करेंगे तो +15 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर -8 आएगा। अब देखो +15 और -8 कहाँ है, यहाँ है। तो ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नहीं है समझ में आ रहा है? देखो भाई क्या कर रहे हैं, वही काम करो। x² - α + बीटा × x + α बीटा बराबर 0। नहीं कर सकते हो तो α + बीटा 5 3 8 8x हो गया, प्लस α × बीटा 5 3 15 बराबर 0। देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो जाएगा, दोनों प्लस है तो सोच रहे होगे कि यहाँ प्लस आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात समझिए कि ये दोनों प्लस है तो कब प्लस है, जब वैल्यू निकाला गया है। तो x के साथ किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो -5 - 3, तो -5 - 3 का मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा, लेकिन -5 और -3 को ऐड करेंगे तो -8 आएगा। या आप इस फार्मूले पे रख लीजिए, द्विघात समीकरण बनाने के आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण के। जल्दी पॉज करके नोट करिए तो 2-4 क्वेश्चन और कराऊं। चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। के किस निश्चित मान के लिए a² - 3k a + 3k² - 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 26 है। तो मूल क्या होंगे, ठीक है। इस पूरे समीकरण के मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले उसको लिखिए। a² - 3k a + 3k² - 1 बराबर 0। तो मूल क्या होंगे, यानी कि मूलों का जब नेचर बताना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा, विविधकर निकालना होगा। ये आप समझ जाओ कि जब भी आपसे बोलेगा कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे, तो जब भी ऐसी बात करता है तो आप हमेशा क्या करोगे, आप वहां पे पहले विविधकर की तरफ बढ़ोगे। तो क्या करोगे, पहले इसका विविधकर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। ये a² माइनस, यहां समझ में आ रहा है, ये एक्सप्रेशन x के टर्म में नहीं है, a के टर्म में है। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, मुझे इसका गुणनफल दिया, तो गुणनफल क्या होता है, c/a, ठीक है। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, शायद 26। c की वैल्यू कितनी है, 3k² - 1, ये पूरा c बनेगा, ठीक है। ये a और ये देखो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3k अपॉन a की कोफिशिएंट कितनी है, 1। तो 3k² - 1 = 26 इंप्लाइज दैट लगाते रहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k² = 27, तो k² = 9, 9 3 के 27, तो k बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 9, तो k बराबर क्या हो जाएगा, +- 3। अच्छा, तो k बराबर आपका आ गया क्या बच्चों, +- 3। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें क्या करना होगा कि इसका मूल k बराबर +- 3 है, तो विविधकर निकाल के चेक कर लेते हैं। विविधकर देखें कि क्या होता है, विविधकर धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है। तो अगर k बराबर हम 3 ले लें, माना कि k बराबर 3 ले लीजिए, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 3 3 का 9a प्लस, देखो 3 लिया है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 बराबर 0, ठीक है। चेक कर लो, 3 लिया है तो 3 3 का 9, 9 3 का 27 में से 1 जाएगा तो 26। अब यहाँ विविधकर d बराबर निकालो, b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा, 9 का -9 का स्क्वायर 81, अच्छा रख दो यार, -9 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 1 और c का मान 26, तो 9 9 81 माइनस 6 दूना 6 चौको 24 को 4 4 दूना 8 2 10, यानी जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, ठीक है। 6 चौको 24 को 4 बचा 2 और 4 दूना 8 2 10, तो 104 में से 81 घटा लो यार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 23 माइनस का 23 आ गया, ठीक है। माइनस का 23 आया, यानी विविधकर जो है वो हमारा क्या है, d जो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वही मतलब अधिकल्पित होंगे। काल्पनिक या अधिकल्पित एक ही बात होता है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं k का मान सर -3 भी तो रख सकते हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर आप -3 रखोगे तो चेक करो क्या होगा, जब -3 आप रखोगे तो होगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ -3 रखोगे तो भी ये 26 ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो वो उतना ही आएगा, तो फिर भी आपका जो d का वैल्यू आएगा वो -23 आएगा। इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा रैखिक समीकरण और द्विघात बहुपद, इनके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए।
जो भी क्वेश्चंस अभी छूटे होंगे वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में डे 10 में आपको कराऊंगा, और उसके बाद मैं एक नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, थैंक यू।